हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 4 में टॉपिक चल रहा था पैरावैद्युत पदार्थ। ठीक है, तो पैरावैद्युत पदार्थ, पैरावैद्युत पदार्थ देखो ये क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं हो पाता है, परंतु इन पदार्थों को अगर विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो वो विद्युत का प्रभाव दर्शाते हैं। तो कुछ ही पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि पैरावैद्युत पदार्थ होते हैं। एग्जांपल्स है, मैंने आपको बताया था एग्जांपल्स मोम है, ठीक है, अब्रक है, राइट, अब्रक है, एबोनाइट है, एबोनाइट, ठीक है ना, और एक तेल, राइट। ये सारे आपके क्या है, पैरावैद्युत पदार्थ के एग्जांपल्स है। अगर इनको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्या करते हैं, विद्युत का प्रभाव को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस कारण ये क्या होता है, पैरावैद्युत पदार्थ रहता है। अब देखो पैरावैद्युत पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। तो पहले बात करते हैं ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ की। ठीक है, तो ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ, पैरावैद्युत पदार्थ, अब ये कौन से पदार्थ होते हैं और अध्रुवीय कौन से होते हैं, तो इनको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इसके जो एग्जांपल्स है कौन कौन से है, इसका एग्जांपल है H2O अणु, ठीक है, दूसरा है H2 अणु हो गया, दूसरा ले लेते हैं HCl अणु, ये अणु, ठीक है। तो H2 अणु से समझते हैं सबसे पहले। तो H2 अणु में क्या होता है, दो H होंगे, दो H प्लस होंगे, राइट भाई, और एक क्या होगा, Cl माइनस होगा, राइट भाई। तो देखो इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होगा इधर, इस डायरेक्शन में, राइट, P1, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस वाले में डायरेक्शन में ये होगा P2, राइट भाई। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल हो गया। तो क्या होगा, परिणामी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा P नेट, राइट। और ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, P नेट हम कैलकुलेट करते हैं कि रूट, जैसे हमने दो वेक्टर पढ़े होंगे, दो वेक्टर कैसे करते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कोस थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पर आएगा, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस P1 P2 कोस थीटा। अगर दो सदिश इस तरह से है तो उनका परिणामी इस तरह से निकाला जाता है, राइट में। तो देखिए अब ये क्या है आपका, इस तरह से, राइट भाई। तो ये ध्रुवीय पैरावैद्युत। अब देखो इसके परिभाषा क्या होगी, ऐसे पैरावैद्युत पदार्थ जिनके धनावेश व ऋणावेश के वितरण केंद्र परस्पर संपाती न होकर पृथक पृथक होते हैं। ऐसे पैरावैद्युत पदार्थ जिनके धनावेश व ऋणावेश के वितरण केंद्र परस्पर संपाती न होकर क्या होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब संपाती न होकर इसका मीनिंग क्या होता है, अब देखो ये क्या है, दोनों क्या है, यहाँ तो क्या है, दोनों एक ही दिशा में, ठीक है, दोनों क्या है, एक ही दिशा में, तो वो क्या हो गया, ये तो है ना। परंतु ये क्या है, जो तीसरा है वाला, तीसरा आवेश है, धनावेश है, वो क्या है, इस रेखा के अनुदिश नहीं है, मतलब इस रेखा के अनुदिश नहीं है, वो अलग है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल से बात करता हूँ कि बिंदु ए है, बिंदु बी है, ठीक है ना, तो ये अगर एक रेखा में है और अगर तीसरा बिंदु इसी लाइन पे आ जाता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, संरेखित। क्या बोलेंगे, संरेखित, यानी संपाती बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, संपाती बोलेंगे इसे। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो वो संपाती हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये क्या है, H प्लस ये रहा और Cl माइनस ये रहा, ठीक है ना। तो ये दोनों तो एक रेखा में, लेकिन जो तीसरा वाला है धनावेश है वो इस रेखा के अनुदिश नहीं है, यानी इस लाइन का अनुदिश नहीं है। तो संपाती ना होकर क्या होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, अलग अलग है। तो देखो ये अलग अलग है, ये दोनों तो यहाँ पर है, अब ये अलग है, ये अलग है। तो धनावेश व ऋणावेश के वितरण केंद्र क्या होते हैं, संपाती न होकर क्या होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, राइट। वो क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया, राइट। अब इनका क्या होता है, एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है इनका, द्विध्रुव आघूर्ण इनका क्या होता है, शून्य नहीं होता है, ठीक है। ध्रुवीय है यानी पोलर है, अब पोलर है तो इनका क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है इन अणुओं का, राइट भाई। देखिए इन अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य नहीं होता है, ये
द्विध्रुवागुण है, शून्य नहीं होता भाई, राइट, ध्यान रखना। ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ है, उनका द्विध्रुवागुण शून्य नहीं होता है। अब देखो इसको दो कंडीशन है इनकी, दो कंडीशन कौन कौन सी है, यदि इनको एक तो विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, और एक है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है, और दूसरा है बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, राइट। देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई बाह्य क्या होगा, शून्य, ठीक है ना, अनुपस्थिति है, और यहाँ क्या आ जाएगा, ई बाह्य, इसको ई बाह्य को मतलब शॉर्ट में हम ई लिखेंगे, ठीक है, राइट। यानी इसका मतलब क्या होगा, ई सदिश नॉट इक्वल टू 0, राइट, और यहाँ पर क्या होगा, ई सदिश नॉट इक्वल टू 0। तो देखो अनुपस्थिति है, मतलब भाई अपने कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र ही नहीं लगाया, तो ये क्या शून्य है, और यहाँ पे क्या किया है, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया है, यानी लगाया है तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, तो ठीक है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, राइट, समझ में ना ये मीनिंग। अब देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होगा, तो जो इनके द्विध्रुवाणु होते हैं वो तापीय ऊर्जा के कारण, क्या हो गए, अव्यवस्थित रूप से अव्यवस्थित रहते हैं, ठीक है ना। अब तापीय ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर हाफ के टी, के क्या होता है यहाँ पर, वोल्टेज वन कांस्टेंट होता है, के भी क्या होता है, वोल्टेज वन कांस्टेंट। अब तापीय ऊर्जा की अनुपस्थिति में ये क्या होगा, आपका पैराविद्युत पदार्थ हो गया। अब इनमें क्या हो गए, जैसे देखो ये आपका प्लस माइनस यहाँ पे आ गया, ये इस डायरेक्शन में आ गया, ये रैंडमली कहीं पे भी इनकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, ये इस तरह से, ये रैंडमली इस तरह से। अब देखो ये रैंडमली कहीं पे भी अव्यवस्थित है, राइट, मतलब एक रेखा में नहीं है ये, तो क्या होंगे, तो तापीय बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, तापीय ऊर्जा के कारण ये क्या होते हैं, अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है, कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है, तो ये रैंडमली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, मतलब इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ये इधर की डायरेक्शन में है, राइट, ये इधर की डायरेक्शन में है, राइट, ये इधर की डायरेक्शन में है, इस तरह से ये आपकी क्या है, ठीक है ना, ये इधर की डायरेक्शन में, तो क्या है, सभी क्या है, रैंडमली डिसऑर्डर में है, ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया है, मतलब बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है, तो बाहर से कोई अगर विद्युत क्षेत्र नहीं अप्लाई किया गया है तो वो क्या होता है, अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, राइट। अब बात करते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होगा, ठीक है ना, तो उस केस में देखिए, राइट। अब देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र की मीनिंग क्या होता है, जैसे ये आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र है, ये प्लस प्लस प्लस, ये इस तरह से, राइट, तो यानी क्या लगा दिया, ये आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया, तो इसके अंदर वही चीज, वही पैराविद्युत पदार्थ है ये, ठीक है ना, पैराविद्युत पदार्थ है, तो पैराविद्युत पदार्थ इनके बीच में रखाते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र के मध्य रखा जाता है, तो क्या होंगे, तो ये सारे जो अणु होंगे वो सारे क्या होंगे, संरेखित हो जाएंगे, तो किस तरह से हो जाएंगे वो देखिए, और किस तरह से होंगे उसके लिए रीजन देखिए, इस तरह से ये सारे आपके इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे, राइट। तो यानी क्या हो गया, ये E नॉट इक्वल टू 0, राइट में। बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो सारे क्या होते हैं, एक ही निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। अब ये व्यवस्थित कैसे होते हैं वो देखते हैं किस तरह से, ठीक है। राइट, तो देखो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, देखिए मैंने बताया था इनका द्विध्रुवागुण क्या होता है, शून्य नहीं होता है, क्या होता है, इनका द्विध्रुवागुण शून्य नहीं होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पर क्या होता है, पर एक नेट द्विध्रुवागुण कार्य करता है, नेट द्विध्रुवागुण कार्य करेगा, इस पर नेट द्विध्रुवागुण कार्य करेगा, और नेट द्विध्रुवागुण कार्य करेगा
तो इन पर एक बलागुण कार्य करता है। बलागुण क्या काम करेगा? देखो टो बराबर कितना होता है? पी साइन थीटा। टो बराबर कितना होता है? पी साइन थीटा। तो अगर ये शून्य नहीं है, शून्य नहीं है ये पी द्विध्रुवागुण, द्विध्रुवागुण शून्य नहीं है, तो क्या होगा? इस पर एक बलागुण काम करेगा। और बलागुण काम करेगा तो जिसके कारण क्या होता है? ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं? संरेखित हो जाते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर जहाँ पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर रहे हैं उसी दिशा में ये संरेखित हो जाते हैं। राइट भाई? तो क्या होगा? अब ये आपका विद्युत क्षेत्र को बढ़ाते हैं, विद्युत क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो ये क्या क्या है? सारे जो द्विध्रुव अणु हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। दोबारा देखिए एक बार, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जब इन ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थों पर को रखा जाता है तो इन पर एक नेट द्विध्रुवागुण कार्य करता है। नेट द्विध्रुवागुण का मतलब इन पर द्विध्रुवागुण का मान शून्य नहीं होता है। राइट? अब द्विध्रुवागुण का मान शून्य नहीं है तो देखो यहाँ पे टो बराबर कितना होता है? पी साइन थीटा। तो अगर पी की वैल्यू कुछ ना कुछ है और विद्युत क्षेत्र भी लगाया है, ये भी जीरो नहीं है, तो उस दिशा में एक इन ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थों पर एक बलागुण कार्य करेगा। और बलागुण कार्य करेगा, ठीक है, और बाह्य विद्युत क्षेत्र बढ़ाते हैं तो वो क्या है? उसी की एक पर्टिकुलर दिशा में संरेखित हो जाते हैं। तो ये सारा आपका ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ होते हैं। ठीक है? तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? कि निष्कर्ष ये निकला कि भाई अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो ये क्या होते हैं? ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ एक विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं और उनका एक द्विध्रुवागुण होता है और उन पर बलागुण भी कार्य करता है। राइट? दूसरा आता है अपने पास अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। ठीक है? अब अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कौन से होते हैं वो देखते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। तो देखिए ऐसे पैरावैद्युत पदार्थ जिनके धनावेश व ऋणावेश के वितरण केंद्र क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, यानी एक ही रेखा में स्थित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना? ऐसे पैरावैद्युत पदार्थ जिनके धनावेश व ऋणावेश के वितरण केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, यानी एक ही रेखा पर होते हैं। ठीक है ना? अब जैसे बात करते हैं, अब इसका एग्जांपल कौन कौन से हो गए? H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है ना, CO2 हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब एग्जांपल से बात करते हैं CO2 से। ठीक है ना? ये क्या हो गया आपका CO2 से कि ये O-2 हो गया, ये C हो गया, राइट, ये C हो गया आपका और यहाँ पे O-2 हो गया। ठीक है ना? तो ये सारे क्या है? देखो एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में इनके। ये क्या होता है? धनावेश है। ठीक है ना? C पे क्या है? धनावेश है, ये ऋणावेश है। अब देखो ये क्या है? ऋणावेश और धनावेश के वितरण केंद्र क्या है? एक ही रेखा पर है, यानी एक ही बिंदु पर है, मतलब एक ही रेखा पर है ये सारे। ठीक है ना? तो वो क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल है, आपके पास H+ है और H2 की बात करते हैं। ठीक है ना? और ये भी H+ है, ये दूसरा क्या है? ये भी H+ है। ठीक है? तो दोनों क्या है? एक रेखा में हो गए। राइट? तो ये क्या है? इनके धनावेश व ऋणावेश के वितरण केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब इनका क्या होता है? द्विध्रुवागुण क्या होता है? शून्य होता है। दूसरी बात आती है इनका द्विध्रुवागुण क्या होता है? शून्य होता है। राइट भाई? इनका द्विध्रुवागुण क्या होता है? शून्य होता है। अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थों का इन पर कोई द्विध्रुवागुण नहीं होता है। ठीक है ना? ठीक है भाई? तो ये आपके क्या हो गए? अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ हो गए। ठीक है ना? तो आपके दो टाइप के हो गए पैरावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय, अध्रुवीय। राइट? तो दोबारा देखिए, ऐसे पैरावैद्युत पदार्थ जिनके धनावेश व ऋणावेश के वितरण केंद्र क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं, यानी एक ही रेखा पर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। इनके एग्जांपल है H2 है, N2 है, O2 है और CO2 है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है ये वाला CO2 का। ठीक है ना? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखो इनमें क्या है? सारे आपके एक ही रेखा पर है, तो वो आपके अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। अब इन अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ होते हैं, इनका द्विध्रुवागुण क्या होता है? शून्य होता है। इन पर नेट द्विध्रुवागुण क्या होता है? शून्य होता है। इन पर किसी तरह का बलागुण कार्य नहीं करता है। राइट भाई? ठीक है? तो ये आपका ये होगा। अब नेक्स्ट इसमें आता है
देखो इनमें क्या है, एक चीज हो रहा है इसमें, अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थों में कि ये आपका अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ है। ये किस चीज में है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है, तो शून्य होता है, तो इस केस में ये होगा जब कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा तो इस पर, ठीक है, इस तरह से। ये आपका ये पैराविद्युत पदार्थ हो गया आपका, और वो ही है जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, मोम है, अभ्रक है, ठीक है। ये कौन सा हो गया, पैराविद्युत पदार्थ है, वैद्युत पदार्थ। अब देखो, अब जब जिनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, अब इनको क्या रखते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। जैसे ई मैंने बताया था, ई नॉट इक्वल टू 0, यानी कुछ ना कुछ बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, और ये आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा में धनावेश तो क्या होगा, धनावेश तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे, ठीक है। और ऋणावेश होंगे, वो किसका होंगे, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक है ना, इस तरह से। और ये दोबारा देखो, इस अणु का धनावेश किसकी तरफ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इसी तरह से ये, राइट, इस तरह से ये सारे आपके किस तरह से ये सारे बनेंगे। ये आपका ये जो प्रोसीजर है वो अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थों में, राइट। तो आपका ये पैराविद्युत पदार्थ के दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ध्रुवण, ठीक है। कौन सा आता है, ध्रुवण। ध्रुवण क्या चीज होती है, क्योंकि मैंने एक टॉपिक लिखा था, पैराविद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण। ध्रुवण क्या होता है, पोलराइजेशन, ठीक है ना। अब देखो, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, द्विध्रुव आघूर्ण का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। किसी पैराविद्युत जो ध्रुवीय पदार्थ है, ठीक है ना, पैराविद्युत पदार्थ है, उनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित होना, द्विध्रुव आघूर्ण का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है, ठीक है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यानी आपका क्या होगा, ई नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पैराविद्युत पदार्थों में द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित होना, द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित होना ध्रुवण कहलाता है, ठीक है भाई। अब इसमें भी होता है रेखीय समदेशिक ध्रुवण, रेखीय समदेशिक ध्रुवण, ठीक है। रेखीय समदेशिक पैराविद्युत पदार्थ, ठीक है। अब देखो, ये क्या चीज होती है कि रेखीय मतलब एक ही रेखा में, समदेशिक मतलब सभी दिशा में पैराविद्युत पदार्थ। अब देखो, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित होना वो किसके समानुपाती होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, राइट भाई। दोबारा देखिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की बाह्य है ये, ठीक है भाई। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में
जो आपके पैराविद्युत पदार्थ है उनका द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होता है, राइट। जैसे जैसे बाह्य विद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे तो उसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसकी वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, राइट भाई। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो पैराविद्युत पदार्थ है में ध्रुवण का बढ़ना यानी उसके समानुपाती होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से इसकी परिभाषा देखिए। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती तथा उसके अनुदिश होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, रेखीय समदैशिक पैराविद्युत पदार्थ कहलाता है, राइट भाई, ठीक है। तो ये आपका सीमीन ध्रुवण सदिश। नेक्स्ट है इसमें ध्रुवण सदिश। देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तभी वो क्या होंगे, ध्रुवित होंगे अणु, और ध्रुवित होंगे तो वो उसमें इसमें क्या हो रहा है, प्रेरित इंड्यूस हो रहा है, और वो क्या होगा, उसके समानुपाती होता है ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश को किससे लिखते हैं हम, पी सदिश से लिखते हैं, ठीक है ना। अब ध्रुवण सदिश क्या चीज होती है, ध्रुवण सदिश होता है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र अपन कुछ ना कुछ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उसमें क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा कुछ ना कुछ, क्या होगा, तो इकाई आयतन में यहाँ पे क्या आएगा, केवल वैसे एक किया आ जाएगा इकाई आयतन में, इकाई आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित होना क्या कहलाता है, ध्रुवण सदिश कहलाता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पैराविद्युत पदार्थ को रखने पर, ठीक है ना, उसके इकाई आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित होना क्या कहलाता है, ध्रुवण सदिश कहलाता है, ठीक है ना। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ के इकाई आयतन में इकाई आयतन का मतलब कितना हो गया, V बराबर 1 मीटर क्यूब हो गया। इकाई आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित होना, द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित होना ही क्या कहलाता है, ध्रुवण सदिश कहलाता है, ध्रुवण सदिश कहलाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, पी प्रेरित, ठीक है, पी प्रेरित क्या हो जाएगा आपका, नॉट इक्वल टू 0, राइट। और क्या होगा, ई बाह्य क्षेत्र भी क्या होगा, शून्य नहीं है, पर कब नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, V बराबर 1 मीटर क्यूब में, ठीक है ना, ये चीज है। इसे P से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, इसे किससे करते हैं, P से व्यक्त करते हैं, इसे P से इसे व्यक्त करते हैं, राइट भाई। अब देखो जो इसमें ध्रुवण सदिश है, तो ध्रुवण सदिश किसके समानुपाती होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, राइट। देखिए ठीक है, एक इसमें अगला आता है ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश समानुपाती होता है किसके, बाह्य विद्युत क्षेत्र के, ठीक है। तो P सदिश प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, E सदिश, राइट। तो P सदिश, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक सिंबल आता है चाई, ठीक है, इसको बोलेंगे, देखो क्या बोलेंगे, चाई, इस तरह से लिख लो इसको। इसका सिंबल देखो किस तरह से बनाएंगे, दोबारा देखो ऐसे करके, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से चाहिए, क्योंकि ई लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, राइट भाई। तो इस तरह से एक सिंबल बनाएंगे, राइट। दोबारा देख लीजिए, दोबारा सिंबल कैसे बनाएं, इसको चाहिए बोलेंगे,
ये करके ऐसे, राइट, इस तरह से। तो ये रिलेशंस आ गया आपके, ठीक है। अब चाई क्या चीज होती है? चाई क्या होती है? ध्रुवता का मापक होता है। क्या होता है? ध्रुवता का मापक। ध्रुवता का मापक है ये, मापक है, अर्थात वो कितना, जो पदार्थ है वो कितना ध्रुवित हुआ है, उसकी मात्रा कितनी हुई है, तो वो उसका मापक है चाई, ठीक है ना। ये कैसी होती है? विमाहीन राशि होती है, विमाहीन राशि है, ठीक है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, राइट। तो